अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं हदीका उरूज खान। नाज़रीन, वतन अजीज को एक तरफ अंदरूनी सलामती और मईशत की ज़बोहाली जैसे संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं, तो दूसरी जानिब सियासत जाती अना, जिद और इंतशार के गिर्द सियासत घूम रही है। इस पूरे मंजरनामे में पीटीआई की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां मुफाहमत के इम्कानात दानिस्ता तौर पर मुज़ाहमत की नजर किए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का बरतानवी हुकूमत को लिखा गया खत इस हकीकत का अक्कास है कि बैरून मुल्क बैठ कर पाकिस्तान में नफरत, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम को हवा देने का मामला अब महज सियासी बयानबाजी नहीं रहा। ये रियासती सलामती, बैनुल अक़वामी क़वानीन और जिम्मेदार सियासत के बुनियादी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अफसोसनाक अमर यह है कि पीटीआई की क़यादत इस रवैये से वाज़े लाताल्लुक़ी इख्तियार करने के बजाय मुबहिन बयानात देती है और खामोशी को हिकमत अमली समझ रही है, जबकि दूसरी जानिब मुज़ाकरात का शोर है, मगर इस शोर में संजीदगी कम और इबहाम ज़्यादा नजर आ रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात खुश आइंद ज़रूर है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट का एहतराम मकसद है, तो फिर सड़कों पर दबाव, इदारों पर हमले और सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी किस एजेंडे का हिस्सा है? एक कौमी सतह की जुमात अगर अपने सियासी मुस्तकबिल का तायुन वाज़े मौक़िफ़, ठोस लाहे अमल और पार्लिमानी जिद्दोजहद के बजाय एहतजाज या गैर यकीनी फैसलों पर छोड़ दे, तो इससे संजीदा सियासत जन्म नहीं लेती है, सिर्फ इंतशार बढ़ता है। तारीख गवाह है कि जो सियासत मुफाहमत के दरवाजे खुद बंद करे, वो आखिरकार तन्हाई और नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं कर पाती। आज हमारे साथ पैनल में मौजूद होंगे गेस्ट सना मिर्जा साहिबा, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाज साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, और ज़मीर हैदर साहब जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ इस प्रोग्राम में। सना मिर्जा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले बात करते हैं। सना साहिबा, ये बताइएगा कि बरतानिया में अभी जो रिसेंट वाक़या पेश आया, एहतजाज किया गया पीटीआई की जानिब से और धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, सरीहन खिलाफ वर्जी की जा रही है बैनुल अक़वामी क़वानीन की। एक तरफ मुज़ाकरात का कहते हैं, दूसरी तरफ ये बयानात, किस रुख जाते हुए देख रही हैं आप सिचुएशन को? बहुत शुक्रिया देखिए प्रोग्राम में लेने के लिए। अगर हम सिर्फ इस एक इंसिडेंट की बात ना करें जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें जिस किस्म के नारे लगाए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है उनको दोहराना भी खासा नामुनासिब होगा, तो हमारे पास एक तारीख मौजूद है। शुरू में इसलिए करना चाहूंगी माजी से कि साबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब जब 2017 में हटाए गए थे और वो अपनी अहलिया से मुलाकात करने के लिए बरतानिया जाते थे, तो उनके घर के दरवाजे के बाहर जो तूफान बदतमीजी होता था वो हम सबको याद है। और उसमें जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी, सिर्फ हाथापाई या जो क्या कहना चाहिए कि जो इंतशारी एक तरीके से एहतजाज है, वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि बरतानिया के कवानीन को मलहूज़ खातिर रखते हुए उनको ये पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो अगर कहीं पर आप फिजिकली एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो उसका आपको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। तो जुबानी आप जितना भी बदतमीजी कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एहतजाज की आजादी है। उस एहतजाज की आजादी के नाम के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो बहुत बातें सुनी, उसके बाद हमने देखा, ये मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रही हूँ जिससे पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो बेड़ा गर्क हुआ। उसके बाद फाइज ईसा साहब जब रिटायर हुए थे, आपको याद होगा, वो अपनी अहलिया या फैमिली के साथ बाहर मौजूद थे, उनके साथ जिस तरीके से उनकी गाड़ी के ऊपर हुटिंग की गई, पूरी दुनिया ने देखा, इसकी तशहीर हुई। तीसरा वाकया कमर बाजवा साहब का था जो अपनी रिटायरमेंट के बाद जब अपनी अहलिया के साथ, अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने कहीं गए और जो कुछ उनके साथ हुआ, जो लैंग्वेज उनके खिलाफ इस्तेमाल की गई और जिस तरह उनके साथ बदतमीजी की गई, उस लम्हे वो भी खामोश रहे। लेकिन उसके बाद लीगल जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया और उस शख्स को सजा भी दी गई। मेरा ख्याल ये है कि ये जो वीडियो है ये इस बात का सबूत है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, उनको शायद पाकिस्तानी होने के हवाले से कोई भी तहफुजात मौजूद नहीं है या उनको इस चीज का एहसास नहीं है कि वो अगर ये तमाम गुफ्तगू इस तमाम पैराए में करेंगे कि जो हायर रैंक के ऑफिसर्स हैं, वो लोग जो कि पाकिस्तान में आला तरीन ओहदों पर मौजूद हैं या फाइज हैं, उन लोगों के खिलाफ अगर इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करेंगे, लोगों को इश्तियाल दिलाएंगे, तो ये पाकिस्तान की बदनामी होगी, उन शख्सियात की बाद में होगी, पहले पाकिस्तान की बदनामी होगी। पाकिस्तान को इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए। जहां पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को खत लिखा है, वहीं हमने उनके जो यहाँ पर एम्बेसी है उनके लोगों को यहाँ बुलाया, उनको डी मार्च किया है। ऐसा प्रोसेस है जिसका होना जरूरी था, लेकिन इसमें लीगल प्रोसीजर आपको इसलिए फॉलो करने पड़ेंगे क्योंकि बरतानिया का एक अपना कवानीन है और उस कवानीन को अगर फॉलो किया जाए और वहां पर कोई शख्स कसूरवार ठहराया जाए तो उसको सजा भी दी जाती है। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस पे सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, हमारी फौज ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो फौजी जर्नैल जिसके अंडर पूरी फौज ने भारत को नाकों चने चुबाए, जिसने अफगानिस्तान को यह एहसास दिलाया कि आप हमारे साथ अलाई थे और आज आप हमें आंखें दिखा रहे हैं,
हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्स दे सकता है। ऐसी शख्सियत के बारे में इस किस्म की इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू और कत्ल की धमकियां, मेरा ख्याल है बड़े अफसोस की बात है। उन लोगों को पाकिस्तानी होने के ऊपर अफसोस होना चाहिए, सही शायद वो पाकिस्तानी होने का हक अदा नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ज़मीर हैदर साहब, आपसे ये सवाल करूंगी कि जब पीटीआई का दौर था तो वो बहुत फ़ख्र करते थे इस बात पे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान का ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो बुलंद सतह पर जा रहे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इश्तियाल की तरफ लेकर जाया जा रहा है, उन्हें वो पिक्चर दिखाई जा रही है जो रियल नहीं है। फिर सिपा सालार के ऊपर ऐसी धमकी आमेज़ अल्फाज कहना, आज हम देखते हैं कि सिपा सालार को पूरी दुनिया सराह रही है। जिस तरह पाकिस्तान जंग जीता, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का ग्राफ ऊंचा जा रहा है। तो ये पीटीआई ऐसे वक्त में जो ये हरकतें कर रही है, किस तरह देखते हैं आप इसे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मुझे तो ये लगता है कि ये कोई स्पॉइलर है जो बेसिकली पीटीआई के अंदर है और जो कि पीटीआई का इमेज भी खराब कर रहा है। हैविंग सेड दैट, हमने लेकिन प्रेसिडेंट्स हैं, मौजूद हैं, जिस तरह अभी मेरी कोलीग ने भी बात की। लेकिन आपको मालूम है कि फिर जब इस किस्म के वाकयात आज देखने को या सुनने को मिलते हैं तो फिर एहसास होता है कि शायद 9 मई जो है वो भी एक प्लान्ड ही जो है वो एक था इंसिडेंट जो कि 9 मई को हमने विटनेस किया। क्योंकि फिर यहाँ पे अगर ये इस इदारे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो कि बेसिकली पाकिस्तान की हिफाजत का जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है, और अगर उस इदारे के ऊपर नेम और शेम किया जाएगा और फिर उसके सरबराह के हवाले से धमकियां दी जाएंगी, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये करैक्टर पूरी पार्टी का खराब होता है। चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो जो कि कर रहा है, लेकिन अगर ये इस किस्म की चीजें नहीं रुकेंगी तो मैं समझता हूं कि पीटीआई फिर जो बची कुची रह गई है वो भी खत्म हो जाएगी। सर, पीटीआई के अरकान तो कहते हैं कि जिसने जो बयान दिए वो उनका अपना पर्सनल जाती राय है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी जानिब से ये कहा जाता है। देखिए, नहीं, ये बात नहीं होती है। बात यह है कि आपने उनको उनकी जाती राय कह के उनको एग्जॉनरेट कर दिया उसमें से। नो, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इस तरह नहीं होता। आपको चाहिए कि आप उसको ये ना सिर्फ ये इतनी सी बात कह के जान छुड़ा लें, आपको चाहिए कि आप सजा रिकमेंड करें, उसको पार्टी से निकालें और फिर एक वार्निंग इशू करें कि ये जो है ये रेड लाइन है, अगर इसको कोई भी क्रॉस करेगा तो वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेगा। और उसके बाद फिर वहां के जो पीटीआई के जो लोग हैं जो समझते हैं कि वो शख्स की अपनी जाती राय थी या जो भी है, जो भी उसने किया है, उसके खिलाफ वहां के लोग उधर जाके केस करें, वहां पे बर्तानिया में रहते हुए केस करें वहां पे, तो फिर तो हमें समझ आएगी कि हाँ, वो ये समझते हैं कि ये उसने गलत किया है जिसने भी किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और एक मॉब में से इस किस्म की कॉन्टिन्यूस आवाज आती रहती है और उस वक्त उसको कोई नहीं रोकता, तो फिर दे ऑल आर इन्वॉल्व्ड इन इट। वो सारे कल्प्रिट्स हैं जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे और जिन्होंने उसको रोका नहीं, उस वक्त नहीं रोका, तो वो सारी इस साजिश के अंदर मुलव्वस हैं। दूसरा, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने देखा है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से 0 टॉलरेंस है और अभी भी सजाएं हो रही हैं। आप देख लें कितनी मतलब संगीन खासी लंबी सजाएं हो रही हैं सबको, जो भी मुलव्वस पाए जा रहे हैं। और इसमें कोई भी उनको इस तरह नहीं किया जा रहा कि बाकायदा कोई विक्टिमाइज किया जा रहा हो या टारगेट किया जा रहा हो। बाकायदा एक ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल के तहत उनको सारे शवाहिद देकर उनको सजाएं दी जा रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी आपकी इस इदारे की इंस्टॉलेशंस पर हमला करेगा, चे जाएगी कि आप उस शख्स पर जाके बाकायदा तौर पर इस किस्म की बातें करें कि किसी को भी इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस पर हमला करे, तो ये तो मेरा ख्याल है कि ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। टेक्निकली ये रेड लाइन क्रॉस हो गई है। और क्योंकि चाहे पाकिस्तानी जैसा भी फील करें, किसी भी पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन हो, वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो है कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये एक सिर्फ मई की जंग नहीं है जो कि हमने भारत से जीती है। आप देखें कितने सालों से आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान विद इन बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान जिस तरह लड़ रहे हैं, जिस तरह जवान हमारी हमारे शहादतें दे रहे हैं, ऑफिसर्स, यंग ऑफिसर्स शहादतें दे रहे हैं, तो ये कौन लड़ रहे हैं? ये कौन महफूज कर रहा है पाकिस्तानी को? यही लोग हैं अफवाज पाकिस्तान जो कि यूनिफॉर्म में हैं
और हमारी हिफाजत कर रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर्स पे हो, चाहे विद इन द कंट्री हो, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर अगर कोई थ्रेट हो तो उसको भी वही फेस कर रहे हैं। तो आप ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ने मतलब ये इट्स नॉट इनफ। आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन। आपको चाहिए कि बाकायदा तौर पर बरतानवी हुकूमत के साथ ये एज एन इशू उठाएं। जस्ट सेंडिंग अ लेटर वुड नॉट हेल्प, और उनके हाई कमिश्नर को बुला के आप उसको डिमार्श भी कर दें। आई थिंक दिस शुड बी परस्यूड। जिस तरह यहाँ पे 9 मई के केसेस के हवाले से आपके जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है, और अभी तक केसेस जो है वो परसू किए जा रहे हैं, रिगरसली जो है उनको परसू किया जा रहा है, बाकायदा तमाम कानूनी जो जरूरियात हैं वो पूरी करके सजाएं दी जा रही हैं, तो फिर वाई वो उसको किस तरह छोड़ा जा सकता है जो कि बाकायदा तौर पर इस किस्म की इश्तियाल अंगेज बात करे। और आपको मालूम है यहाँ पे हमारे यहाँ दहशतगर्द पहले ही कोई ना कोई रीजन और बहाना ढूंढ रहे होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताएं, खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म का कोई वाकया हो जाता है, आपको मालूम है जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी अटैक हुआ था, और बाकायदा जो उसमें वो बच भी गए, उसके बाद फिर एक और अटैक प्लान किया था जो पिंडी में एक पुल के नीचे बॉम्ब फिक्स किया था। तो खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म की कोई एफर्ट करता है तो फिर आप मुझे बताएं कि who would be held responsible? I think the whole party is responsible for this kind of act, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं से बात शुरू की है, और जहां से ये बात शुरू हुई है उसका फिर अल्टीमेट नतीजा आप आज देख रहे हैं कि फिर लोग इस इतने जो है वो उस नहज तक चले जाते हैं कि जी वो परवाही नहीं करते कि किसी के मुतालिक भी किसी भी किस्म की बात बयानबाजी दे देते हैं। ठीक है जमीर साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। सना साहिबा, सिक्योरिटी इदारे तो चुके हैं, इनफ इज इनफ। अब ये फिर कार्रवाइयाँ किस तरफ जाएंगी? हुकूमत पाकिस्तान को फ्रंट फुट लेना पड़ेगा ताकि वो पूरी दुनिया में और बरतानिया में जाकर खसूसी तौर पर अदालत में ये फाइल करें केस कि इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से ट्रायल होना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से ना एक टेस्ट केस हम कुछ दिनों पहले देख चुके हैं, जब एक साबका फौजी अफसर के खिलाफ आदिल राजा साहब जो सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बर्पा करते हैं, और जिनको दुनिया का कुछ नहीं पता, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए जो उनके मुंह में आता है वो बात करते हैं। उनके खिलाफ एक कानूनी लीगल जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया गया था उन साबिक फौजी अफसर की तरफ से, और उन्होंने उस लीगल बैटल को कई माह तक जो चली उसको ना सिर्फ जीता बल्कि उसी आदिल राजा से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर माफी भी मंगवाई, एक्सेप्ट भी करवाया कि वो गलत था, और फिर उसके बाद जो हर्जाने का सारा अमाउंट है वो भी पे करेगा, और जो उन साबका फौजी अफसर के जो लीगैलिटीज में जो उनकी फीस और वो लगी वो भी पे करेगा जो अदालती कार्रवाई की थी। तो मेरा ख्याल ये कि ये एक टेस्ट केस था कि पाकिस्तान ने अपना मुकदमा लड़ा, या उन्होंने इनफरादी तौर पर लड़ा, लेकिन रिप्रेजेंट वो पाकिस्तानी एसेट को ही कर रहे थे। तो मेरा ख्याल ये कि ये एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान को इन चीजों को इसलिए अब छोड़ना नहीं चाहिए कि हमारे पड़ोस में दाएं और बाएं जो दो ममालिक मौजूद हैं वो कहीं भी पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान का नाम रोशन होना, पाकिस्तान के हवाले से एप्रिसिएशन, एप्लॉज होना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज पाकिस्तान के साथ 2025 में हुई है कि जो कुछ लोगों को अफगानिस्तान का बुखार था पाकिस्तान में, वो बुखार उनका उतर गया। जब हम जैसे लोग ये बात करते थे कि अफगानिस्तान के लोगों को वापस भेजा जाए, तो वो लोग उछल उछल कर ये बात करते थे कि नहीं नहीं अफगानी हमारे भाई हैं। अब उनके दिल में ठंड भी पड़ गई है और उनको ये समझ भी आ गया है कि अफगानिस्तान से जो कुछ हो रहा है वो भारत की एमा पर हो रहा है, और वही अफगानिस्तान जिसने पाकिस्तान को जब तस्लीम किया गया था, ये वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान को उस वक्त तस्लीम नहीं किया था, तो वो असलियत आज भी बदली नहीं है, लेकिन हमने बहुत साल उस दोस्ती और भाईचारे में पानी में बहा दिए। अब हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में हम मौजूद हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल की जंग नहीं है, ये आपकी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने की जंग है, ये आपको स्ट्रेटेजिकली हमेशा एक अपडेट रखने की, और सबसे बड़ा ये कि रेलेवेंट रखने की रीजन में ये आपकी जंग है। और इसमें पाकिस्तान अभी तक ना सिर्फ ये कि दिफाई लिहाज से बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान को अब इन इश्यूज में जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश होती है, उन इश्यूज में बहुत सीरियसली टेकअप करना पड़ेगा। हमें इसको सिर्फ बरतानिया तक ही नहीं रखना चाहिए, बल्कि हम इसको ऐसे कवानी, खैर मैं और आप क्या इस हवाले से बात कर सकते हैं या ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है ये पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर भी कवानीन सख्त करने पड़ेंगे, और पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं उनके साथ भी इस हवाले से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी कि कोई कहीं पर भी जाकर सियासी पना लेकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दे। या मैं एक लास्ट पॉइंट सिर्फ कहना चाहूंगी, आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान में ऑपरेशन करने की कोशिश की गई थी, तो बहुत से बलोच रहनुमा जो कि अलैदगी पसंद तहरीकों में इन्वॉल्व थे, जिनको भारतीय फंडिंग मिलती थी, वो बरतानिया और दूसरे यूरोपीय कंट्रीज में बैठ जाते थे और उनको भारत से पैसा आता था, और वो मजे से वहां ऐश की
जिंदगी गुजर कर रहे होते थे, और यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो ऐसे तमाम कामों में मुलविस है जो कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश थी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो कर रहा है, दूर है सही, लेकिन देर से सही, लेकिन इवेंचुअली हमें इसी तरफ जाना चाहिए था। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अब ये सोचना चाहिए कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है वो पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं है। नहीं आप है। रियासत के साथ खड़े हो, आपकी रिजर्वेशन, आपकी शिकायतें अपनी जगह, लेकिन के खिलाफ अगर कोई रियासती इदारों के खिलाफ कोई उंगली उठाएगा, आपकी हुकूमती निजाम पर कोई उंगली उठाएगा, तो पहले हमें उसको जवाब देना होगा, बजाय इसके कि हम आपसी एक दूसरे के गिरेबानों को पकड़े। सही। हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर, आपसे ये सवाल करूंगी कि बरतानिया में जो भी रिसेंट वाकया पेश आया है कि एक एहतजाज के दौरान एक खातून ने धमकिया अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है। तो एक तरफ पीटीआई मुज़ाकरात का दावा करती है, मुज़ाकरात की दावत देती है, और दूसरी जानिब इस तरह के क्लिप्स सामने आते हैं, उसको फिर ऑन भी किया जाता है उनके अकाउंट से। किस तरह देखते हैं आप इसे? देखिए, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी को खुद सोचना चाहिए। एक तरफ कहते हैं हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, हाँ। फिर कहते हैं हमने फौज से बात करनी है, देन में से कि जी हुकूमत के पास कोई पावर नहीं है। आप उसी फौज के सिपह सलार के मुतालिक आप एक चक्कर में बातें करते हैं। नंबर 2, आप पूरी फौज के बारे में बातें करते हैं, फिर आप शहीदों के बारे में बातें करते हैं। ये कौन सी सियासत है? सेकंड ये कि देखें, ये जो बातें जिस तरीके से वहां पर बात की गई है, ये रियासत पाकिस्तान विल नॉट टॉलरेट। ये बहुत डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं उस फील्ड मार्शल के बारे में जो दुनिया उनको सराह रही है, दुनिया उनको रिस्पेक्ट कर रही है। इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प जो गैर रवायती किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं, वो उनसे इम्प्रेस हैं, वो उनकी तारीफ करते हैं। मिडल ईस्ट में हम आपको उनको एक बहुत बड़ा अवतार दिया है, जो किंग अब्दुल अजीज एक्सीलेंट पर अवार्ड दिया, वो दिया गया है। फिर अभी आपके सामने लीबिया से हमारा मुआहदा हुआ है, दुनिया हमारे से बात कर रही है। बांग्लादेश ले, ईरान की पार्लियामेंट तशक्कुर की पाकिस्तान की बात की जाती है। अगर ऐसी बात, अगर एक तो उन्होंने जो पाकिस्तानी लेडी जिसने भी की है, वो तो एक बहुत रियासत गद्दारी की बात है। हाँ। जो फौज के मुतालिक इस तरह की बात करता है, आई टेक के ये पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की से गद्दारी है, फौज से गद्दारी है। अनएक्सेप्टेबल, अनटॉलरेबल, नीड टू बी सॉर्टेड आउट। नंबर 2, हुकूमत। फिर उसके बाद अगर आपके एक पार्टी के ऑफिशियल टूर पे ये शो की जाती है, या तो जिम्मेदारी थी कि इनकी जिम्मेदारी पार्टी लीडर्स की, ये माजरत करते, माफी मांगते, कहते जी बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, वी डिसओन इट, हम डिसोसिएट करते हैं, वो भी नहीं किया। नंबर 3, इसके बाद कहते जी बिल्कुल उसको सजा देनी चाहिए, वी डोंट वांट के। अब हुकूमत पाकिस्तान को देखें, ये एक बहुत सीरियस इशू है और ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की मिलिट्री विल नॉट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस एंड वी विल नॉट लीव दैट लेडी और पर्सन जिसने ये वीडियो वहां पर बातें की और उसके बाद जिसने हमने सोशल मीडिया पे डाला। हमें बरतानिया से खुल के बात करनी चाहिए, उनके हाई कमिश्नर से। अभी हमने, आपको याद होगा, एक नया डोजर भी दिया है, खास तौर पे शहजाद अकबर के लिए और आदिल राजा के लिए, और हमने उनसे एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन करने की बात करें। वी शुड टॉक टू देम, और उनके पास ये पावर भी है कि अगर इस तरह की बात हो तो अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए दे कैन हैंड ओवर द एक्यूज। ये जिसने सोशल मीडिया पर डाला और जिसने लेडी ने बात की, दे ऑल शुड बी ब्रॉट टू पाकिस्तान विदाउट एनी डाउट। और उसके बाद ऐसा सबक आमोज सजा होनी चाहिए, वी शुड एक्ट एज अ लेसन फॉर अदर्स नॉट टू डू इट। ये चीजें हमें कलेक्ट करनी। दुनिया में कहीं अपनी फौज के बारे में कोई बात नहीं करता। इंडिया में इतनी बड़ी इंडिया को मार पड़ी है, इतने उनके जलील और रुस्वा हुए उनकी फौज, सब कुछ हुआ है, क्या वहां किसी ने इनको मुतालिक बात की है? मार खाने के बाद, शिकस्त खाने के बाद बात की। हमने बीट किया, पूरी कौम इकट्ठी हुई, दुनिया ने देखा, दुनिया तारीफ कर रही है। इधर हम अपने सिपह सलार के बारे में बातें, उसके बाद फौज के बारे में बातें करें, शहीदों करें, नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है। ज़मीर हैदर साहब, आदिल राजा का केस हमारे सामने है। अभी अगर पाकिस्तान इस पर कोई इकदाम उठाता है तो वो कानूनी चाराजोई किस तरह की होगी और उसके आप क्या असरात देख रहे हैं?
देखें, अभी जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि हमें बहुत पहले, अगर आपको याद हो कि एक लीडर बहुत पहले वहां जाके भाग कर बैठा हुआ, उस वक्त से हम कोशिशें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इट्स हाई टाइम कि आप बरतानिया के साथ एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी कर लें, और इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के तहत, यूएन चार्टर के तहत दो ममालिक आपस में ये ट्रीटी, एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि वहां पे लंदन की सरजमीन पे कुछ एक कत्ल हुए थे, और वो पाकिस्तानी का होता, लेकिन उनके जो दो जो कातिल थे वो इधर पाकिस्तान से आके उनको पकड़ के उनको हैंड ओवर किया गया था। सो वो इंटरपोल के जरिए प्रोटोकॉल्स हैं जिनके तहत आप हैंड ओवर कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, बट वी शुड गो इन फॉर अ ट्रीटी जो कोई बाकायदा स्टैम्प्ड एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होगी दोनों ममालिक के दौरान, तो फिर वो इतनी हैसल्स में से नहीं गुजरना पड़ेगा। हालांकि प्रोसीजर्स मौजूद हैं इंटरपोल के जो हैं प्रोटोकॉल्स, उसके तहत आप कर सकते हैं। लेकिन आपको मेरा ख्याल है कि सबसे पहले फौरी तौर पर तो एक तो वहां पे केसेस कर देने चाहिए। वहां पे लोकल जो हैं, जो समझते हैं पाकिस्तानी, जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनको भी आगे आकर केस करना चाहिए। आपके पाकिस्तानी हाई कमीशन को बाकायदा तौर पर वहां पर केस कर FIR काट देनी चाहिए, बाकायदा केस रजिस्टर करना चाहिए उस शख्स और जितने भी शख्स इन्वॉल्व थे, चाहे वो खातून है या उसको उसके बातों का जवाब जो दे रहे थे, उन सब के खिलाफ जो है वहां पर केस रजिस्टर हो जाना चाहिए, ताकि उसके बाद आपको एक लीगल रेमेडी मिलेगी कि जी केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। फिर आप इंटरपोल को अप्रोच करेंगे, और इंटरपोल के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अलाउ करते हैं। हम बहुत से लोग जो हैं वो दुबई से पकड़ कर लाते हैं और वो इंटरपोल पकड़ कर देती है हमें। तो ये प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन आपको फौरी तौर पर एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी की तरफ जाना चाहिए, और इसमें कोई देर नहीं होनी, कोई इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है कि एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी नहीं हो सकती। भाई, जो एस्टैब्लिश्ड मुल्जिम होगा, जो जहां की अदालतें प्रूव कर देंगी, वो वहां से उसको लेकर जा सकता है। दैट्स इट। और कोई विक्टिमाइजेशन इसमें नहीं होती है, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी के तहत किसी मुल्जिम को मांगते हैं तो वो सबूत मांगते हैं, वो पूरी डिटेल्स मांगते हैं केस की, और फिर वो एवेल्युएट करते हैं उनके लॉयर्स, और फिर उसके बाद उसको वो हैंड ओवर करते हैं। तो इसमें कोई इतना मसला है नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये अब एग्जाम्पल सेट हो जानी चाहिए। यही नहीं, सिर्फ बरतानिया में नहीं, बहुत से ममालिक में लोग बैठकर जो है वो इस तरह की बात करते हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता है कि ठीक है, मैं पाकिस्तान में बैठकर अगर मुझे कोई मसले है, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बहुत से मसाइल हैं, मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से है, पीने का साफ पानी है, मैं अपनी हुकूमत को यहां बैठकर उनसे ये कह सकता हूं, उनको क्रिटिसाइज कर सकता हूं कि जी ये मेरे मसाइल हैं। लेकिन आप वहां बाहर बैठकर आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप जो है इस चीज के ऊपर बात करें। और दूसरा, फिर ना सिर्फ बात करें बल्कि आप तनकीद भी कर रहे हैं, और फिर नेम एंड शेम भी कर रहे हैं, और फिर आप थ्रेट भी कर रहे हैं, और लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। मैं एक चीज और छोटी सी बात करूंगा। देखें हदीका, के बात यह है कि ये शय कहां से मिलती है। बिल्कुल, देखिए कोई ना कोई रीजन होती है। अगर आपको, अब मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं कि पहले जो एक मुलाकात होती थी अडियाला में, और उसके बाद एक इस किस्म का जो सोशल मीडिया एक्स फोरम पर ट्वीट हो जाता था, और जो आखिरी जो हुआ है उसके बाद आप देखें कि लोगों ने इस किस्म की बातें करी। तो बात ये बड़ी सिंपल सी है कि ये आपको जो है देखना पड़ेगा कि ये शय कहां से मिल रही है। यू नो वेयर these people are getting strength to talk नॉनसेंस अबाउट हमारी जो है वो मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर या हमारे इदारों के ऊपर। तो ये मैं समझता हूं कि इस चीज पर भी गौर होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत से मतलब मसाइल हो सकते हैं, किसी भी जमात के साथ एफिलिएशन हो सकती है, बट इदारे जो हैं वो दे आर अबव ऑल दिस। सही। नाज़रीन, अब हाजिर होंगे हम ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। एक जानिब तो कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए जाते हैं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सना साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। अपोजिशन अलायंस जो बना है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर कहते हैं कि कोई शर्त नहीं है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहीं पर शेख वक्कास कहते हैं कि हम हुकूमत से बात नहीं करेंगे। ये किस तरह की दोगली पॉलिसी है? मेरा ख्याल है दोगली तो नहीं है, लेकिन बड़ी क्लियर पॉलिसी है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का स्टेक इस हद तक है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब खुद अपने आप में सोली सिर्फ वाहिद कैंडिडेट हैं। ना उनके पास कोई एक बहुत बड़ी पार्टी है, ना उनके पास कोई वोट बैंक है,
इस 2024 के इंतखाबात में जब वो हारे थे, उन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट किया था। उनके अपने स्टेक पे कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं, महमूद अचकजई साहब की पार्टी 2024 के इलेक्शंस में कहां पर स्टैंड करती है, राजा नासिर अब्बास साहब की पार्टी कहां पर स्टैंड करती है। देखिए, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान बनाई गई है, इसका बुनियादी मंबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना कि असद कैसर साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वो जो हुसैन साहब लगाए गए हैं, वो बेसिकली तो पीटीआई की जो स्टूडेंट विंग है वहां से निकले थे, मुराद सईद साहब के ट्रेन करदा है, लेकिन उनको यहाँ पर लगाया गया और उसके बाद उनको इस पूरी तहरीक का तर्जुमान बनाया गया। लेकिन बुनियादी मकसद क्या है कि अगर आप इस पूरी तहरीक में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दें, तो बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज रह जाती हैं, उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है और उनके पास ना ही स्ट्रीट पावर है। इसीलिए उनको कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो कि स्ट्रीट पावर के नाम के ऊपर कारकुनों को बाहर ला सके। अब इसमें दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अलावा जेयूआईफे इस इत्तेहाद में शामिल हो जाती, तो फिर इसका जो इम्पैक्ट है वो कई गुना बढ़ जाता। लेकिन बारहा कोशिशों के बावजूद भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों के बावजूद भी जेयूआईफे अभी तक जो सबको पता है कि क्या रिजर्वेशंस हैं जेयूआईफे की, उसकी वजह से शामिल नहीं हुई। इसी वजह से ये जो अपोजिशन का अलायंस है, ये शायद किसी हद तक बना तो है, लेकिन इसमें वो जान नहीं है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसकी एक अपनी कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी है, और वो पॉलिसी ये है कि ये एक तरफ अपनी जमात के बैनर के नीचे खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमने तो मुज़ाकरात नहीं करने, हमने एहतजाज करना है, लेकिन दूसरी ही सांस में इनकी अपने जो लोग हैं, यानी कि असद कैसर साहब, वो इस अलायंस के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो पहले या तो ये क्लियर कर लें कि इनकी अपनी पॉलिसी क्या है, और अगर ये पॉलिसी में क्लियर है, ये हुकूमत के साथ कोई डुअल गेम खेलना चाह रहे हैं, तो इनको इस तरह समझ लेना चाहिए कि हुकूमत भी कोई इतनी बेवकूफ नहीं है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट के कोर्ट, बॉल जो है वो गवर्नमेंट के कोर्ट में है। वो इस तरीके से कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि आया पीटीआई ने तो नो कर दिया है डायलॉग में, लेकिन ये जो अलायंस ने ओके किया है, इसके ऊपर बातचीत करनी है नहीं करनी। इसमें वो जो एक ग्रुप है फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब वगैरह का, जो कि इंडिपेंडेंटली मुज़ाकरात का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, उस ग्रुप का रोल बढ़ सकता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस हवाले से लॉबिंग कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब या इस किस्म की कुछ शख्सियात को पेरोल के ऊपर रिहा किया जाए। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से तो ऑप्शन या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि सबको पता है कि 9 मई के दिन वो कराची में बैठे हुए थे और वो कितना उसमें इन्वॉल्व थे, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाते हैं, तो फिर ये चीज वर्क किस तरह करेगी पीटीआई के लिए? मैं उसी तरफ आ रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब के बाहर आने पे दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि वो बाहर आए और उन्होंने अल्टीमेटली मुज़ाकरात की बात करनी है। वो ये नहीं कहेंगे आए एक नया 26 नवंबर करते हैं या आए एक नया 9 मई करते हैं। अच्छा। वो ये कहेंगे कि आए मुज़ाकरात की सियासत करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्रेन हुए हैं, वो कभी भी मुजाहिमत की सियासत नहीं करेंगे। अब इसमें दो सूरतें, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लब्बैक कहे और वो मुज़ाकरात के लिए फौरन चल पड़े, जो कि नहीं होगा, क्योंकि खान साहब अपने इसके ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर को नहीं जाने देंगे। दूसरी सूरत यह है कि वो मुज़ाकरात की बात करेंगे। सबसे पहले पार्टी में इस हवाले से जो ग्रुप एक्टिव है, जो ये चाहता है कि खान साहब जेल के अंदर ही रहे, वो ग्रुप एक्टिव होगा और वो उनको ये कहेगा कि आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आपको निकाला ये जेल से इसलिए गया है क्योंकि आप उनके आदमी हैं। और उसके बाद इनकी सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और इसके बाद इनको भी गद्दार कंसिडर कर लिया जाएगा। ये बात वो है जो कि हर आम अंडरस्टैंडिंग जो है रखने वाला जर्नलिस्ट समझता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का नतीजा या अंजाम क्या होगा। अब इसमें एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर यहाँ होते हैं तो उनको खान साहब तक मुलाकात के लिए जो है वो अप्रोच करना चाहिए या उनको मौका देना चाहिए। लेकिन इसमें जिस तरीके से महमूद अचकजई साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि आप छोड़ दें इस बात को कि खान साहब को कब रिहा करना है या केसेस 9 मई के खत्म होने हैं, आप हमारे साथ बातचीत करने बैठे, इन दो शर्तों के अलावा हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इन पे जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसके बाद खान साहब को कन्विंस करना मेरा काम है। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि महमूद अचकजई साहब कैसे खान साहब को कन्विंस कर सकेंगे। जो अपनी पार्टी से कन्विंस नहीं हो सके वो अचकजई साहब से कैसे कन्विंस होंगे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जैतून की शाख जो है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर खान साहब मेरा ख्याल है कन्विंस नहीं होंगे, क्योंकि उनकी पहली तरजीह है कि उनके केसेस खत्म हो और उनको रिहाई मिले, जो कि इस वक्त पॉसिबल नहीं होगी। सही। हारिस साहब, ये वाकई ऑपोजिशन अलायंस जो है वो कमजोर है, जो सना साहिबा बात करिए, या फिर हुकूमत के साथ डुअल गेम खेली जा रही है? देखें, ऑपोजिशन अलायंस तो वाकई बहुत कमजोर है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि पहले आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मुहैया चाहिए। जो नहज पे आप लेकर गए हुए फौज के मुतालिक बातें करते हैं, आप फील्ड मार्शल के बारे में बातें करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट को आप बुरा भला कहते हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया जो आपके जिस तरीके से कर रहा है, अभी पीछे बानी की अपनी ऑफिशियल ट्विटर से क्या कुछ बयानात हुए वो आपने देख लिए होंगे, तो कैसे मुज़ाकरात होंगे। बात यह है कि अगर आप करना चाहते हैं, आप वॉलंटरली पहले एक काम करें,
अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, उसको 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए बिल्कुल शट करें। दे कैन टॉक अबाउट पाकिस्तान रियासत के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, महंगाई के बारे में, बट एवर यू वांट टू से टॉक अबाउट इट। डोंट डिस्कस मिलिट्री और देयर फील्ड मार्शल। पहला तो ये काम होना चाहिए। देन यू क्रिएट अ स्पेस। आप जब बातचीत करते हैं, आप पहले कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं ताकि दोनों तरफ में एतमाद हो, और फिर आप बैठ के बात करें। जब ये 3-4 महीने करते हैं, फिर आपकी कोई थोड़ी सी बात हो सकता है कि लचक आए, और गवर्नमेंट भी कहती है ठीक है जी, नाउ वी वांट टू टॉक इट आउट, और फिर बड़ी क्लियर तरीके से बात करें। और शाहबाज कुरैशी अगर निकलते हैं, जरूर मिलें बानी से। उनसे बात करने के बाद अगर बानी में थोड़ी सी भी समझ है तो उनको चाहिए, उनको मैंडेट दे के होके जाओ, तो मुज़ाकरात भी करो, हालात को नॉर्मलाइज करो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये बात करेंगे कि अगर खान साहब उसको मैंडेट दे भी देते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को, तो अवाम उन्हें उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जब बानी खुद कहेंगे और वो अनाउंस करेंगे कि मैंने ये अनाउंस किया, और उनकी बहनें या बुशरा बीबी या उनके पार्टी का प्रेसिडेंट जो भी है, सेक्रेटरी कहता है यस वी हैव बीन ये गिवन अ मैंडेट, मे बी दे अंडरस्टैंड बिकॉज़ पार्टी इज आल्सो फेड अप। वो ब्रेक हुई है, एग्जॉस्ट हुई है। उनको भी चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आपको उनको पार्टी को पहले आप नजम तो कर लें, पहले बिल्कुल टूटे हुए हैं वो। जिस तरीके से आपने 26 नवंबर बगैर प्लान किया, उनकी गाड़ियां, उनकी मोटरसाइकिलें, उनका नुकसान किया, अरेस्ट हुए, FIR करने के वाली थी उनको छुड़ाने के लिए, ये सारी सॉर्ट आउट करें। खाली सीट पे नहीं, देन असेंबली को फॉल करें, असेंबली में जाएं, बैठें जाके। असेंबली किस लिए हुई आपकी, क्यों मैं बात अपना नुकसान पेश करें, उसको ये चीज़ों को करें, मुज़ाकरात करें, असेंबली को फॉल करें, केसेस को फाइट करें। हर बात स्ट्रीट से नहीं होती है। और आप ये जब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत हो जाते हैं, फिर हालात, आप इमरजेंसी क्या है, आप अभी दोस्तों इलेक्शन होने हैं, आप उसकी तैयारी करें, और उसके लिए आप अभी ग्राउंड तैयार करें। दैट्स द थिंग दे हैव टू डू नाउ। सही। अच्छा ज़मीर साहब, ये बताइएगा कि अगर ऑपोजिशन अलायंस के अंदर ही 2 धड़े बन गए हैं, एक धड़ा कह रहा है कि बिना किसी शर्त के हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं, लेकिन PTI वाली साइड कह रही है कि हमें शराइत के बगैर हमने मुज़ाकरात की टेबल पे आना ही नहीं है, तो फिर ये ऑपोजिशन अलायंस बनाई क्यों है? देखिए, ऑपोजिशन का जो अलायंस है वो तो सिर्फ और सिर्फ उस हद तक है जो वही जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसके फोरम से वो अगर आपको PTI को सपोर्ट देना चाह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि PTI को जरा दिल बड़ा करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। क्या हर्ज है एक दफा बगैर शराइत की भी बात करके तो देख लें। मुझे याद है अयाज सादिक साहब ने अभी कुछ रोज कबल भी दोबारा भी ये बात की पार्लियामेंट में कि जनाब पहले भी मैंने कोशिश की और उसके बाद चीजें बहुत ज्यादा आगे तक लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन फिर मेरी एफर्ट्स को सैबोटाज किया गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं फिर भी आप लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, आपके और हुकूमत के दरमियान ब्रिज बनने के लिए तैयार हूं। आपको कुछ हो जाए, आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे प्रेशर टैक्टिक्स से, चाहे पावर टैक्टिक्स से, या किसी भी तरह, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, पहले आपको गुडविल एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी गवर्नमेंट के साथ। तो गवर्नमेंट जो है, अगेन द सेकंड ब्रिज बिटवीन PTI एंड एस्टैब्लिशमेंट वुड बी द गवर्नमेंट। पहला ब्रिज जो है वो अयाज सादिक होगा बिटवीन PTI एंड द गवर्नमेंट, जो भी नेगोशिएट करेंगे उनकी तरफ से। दूसरा, अगर आपके बानी PTI कुछ नाम दे रहे हैं तो गिव देम अ ट्राई, उनको ट्राई तो करने दें, बात तो करने दें, उसके बाद देखेंगे। फिर देन यू वुड हैव द रीजन कि बता सकेंगे कि जनाब दे फेल्ड। जब आपने उनको एक मतलब एफर्ट ही नहीं करने दी, तो यू कैन नॉट क्रिटिसाइज देम कि जी उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और मैं ये समझता हूं कि जो बानी PTI ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब के नाम दिए कि जी ये बात करेंगे, इनको मैं मैंडेट देता हूं, तो बाकी शायद मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर जैसे, सलमान अकरम राजा जैसे बड़े बड़े लीडर जो हैं इनके दीगर, वो शायद अपने आप को जरा छोटा समझ रहे होंगे कि जी हमारे होते हुए क्या हम PTI के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम उनकी टिकट मतलब हम जीत कर पार्लियामेंट में आए हुए हैं, तो हम पे क्यों नहीं ट्रस्ट किया जा रहा। बैरिस्टर अली गौहर ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था कि आप सियासी लोगों को बानी PTI से मिलने दें तो शायद चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़े और इतने सख्त किस्म के सोशल मीडिया पे फिर बयानात नहीं आएंगे। वो चीज भी नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि पहले भी बहुत दफा कोशिश करके देख ली, लेकिन चीजें सुधरी नहीं। तो अभी अगर कुछ डिफरेंट है
आपको देखें, ये दोनों वो शख्स हैं जिनको बानी पीटीआई ने नॉमिनेट किया है फॉर द स्लॉट्स ऑफ ऑपोजिशन लीडर्स इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट। महमूद खान अचकज़ई साहब को नेशनल असेंबली में और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में। तो भाई अगर आपके वो बनाए हुए मतलब ऑपोजिशन लीडर हैं तो उनको गिव देम अ ट्राई। सर यहाँ पे एक और सवाल उठता है ना कि क्या अपनी पार्टी के अंदर किसी पर इतना ट्रस्ट नहीं था जिनको ये जो सीट है वो अलाउट की जा सके थी? नहीं, देखें, ये बात नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो कि वो उनकी क्या सोच थी इसके पीछे। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आपका नंबर ज्यादा है और ऑपोजिशन में, तो आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो शख्स विलिंग हो। लेकिन जो पहले हमने देखा है कि वो आपका अपनी पार्टी का ही, उसी पार्टी का ही होता है जो जिसका ऑपोजिशन में नंबर ज्यादा होता है, उसका प्रेरोगेटिव होता है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट करे। लेकिन अभी कुछ सूरत हाल डिफरेंट नजर आ रही है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, वापस आएंगे ब्रेक के बाद और बात करेंगे कि अगर निज़ाम खराब है तो फिर बाहर इसका हल क्यों ढूंढा जा रहा है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सना साहिबा, हमने मसाइल पर तो बात कर ली, लेकिन अब पीटीआई के पास ऑप्शन क्या बचता है? मुज़ामत उन्होंने करके देख ली, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुफाहमत के अलावा कोई रास्ता है? देखिए, मेरा ख्याल है हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो मुफाहमत की सियासत है, एक तो मजबूरी बनती जा रही है और दूसरा ऑप्शंस बड़े महदूद होते जा रहे हैं। अगर आपको 2024 के फरवरी के इंतखाबात याद हो तो उस वक्त एक बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन बनते हुए हमने देखी थी, और एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास इतना नंबर आ चुका था कि अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी और जमात के साथ चाहती तो वो हुकूमत बना सकती थी। लेकिन उन्होंने उस वक्त हातिम ताई की कब्र पर लात मारी और उन्होंने कहा कि हम जो है वो हुकूमत नहीं बनाना चाहते हैं और हम तो अपोजिशन में बैठेंगे। आज वो जो डिसीजन है आज इनके गले पड़ गया। अगर इन्होंने हुकूमत बनाने के लिए उस वक्त कोशिश की होती तो आज का जो मंजरनामा है वो बिल्कुल इसका उलट होता। लेकिन जब आपने गलत रास्ता चुना, उसके नताइज भी आप फेस करेंगे। हम सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून उसने जितने नीम दिली के साथ ये हुकूमत ली थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बॉन्ड बनाया था, वो हम सब जानते हैं। लेकिन आपने जब रास्ता खुला छोड़ा, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। अब मसला यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास 26 नवंबर से पहले भी बहुत ऑप्शन था। मोहसिन नकवी साहब एफर्ट्स करते रहे कि ये इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो, बाहर बैठ के भले जितने दिन एहतजाज करना है कर लें। इनकी अलिया ने बजट थी कि वो इस्लामाबाद के अंदर आएंगी, वो भी इनको बहुत महंगा पड़ा। 9 मई हम सबके सामने है। उसके बाद भी तवातुर के साथ जिस तरीके से गंडापुर साहब 7-7 8-8 घंटे गायब रहे एहतजाजों के दौरान, तो यही मसाइल थे कि आप जिस चीज को क्रॉस कर रहे हैं वो आपके मफाद में नहीं जाएगी। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके 9 मई के हवाले से केसेस भी सामने आ रहे हैं, उनको 33-33 साल की सजाएं भी हो रही हैं। खान साहब तोशाखाना 2 में भी सजा सुना दी गई है उनको। और इसके अलावा अगर 9 मई के हवाले से फैज हमीद साहब तक बात जाती है तो हो सकता है खान साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़े। तो मेरा ख्याल ये है कि ऑप्शन बड़े महदूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बातचीत के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं मिल सकता। लेकिन इसके लिए बड़ा जरूरी है कि जो उनके बानी चेयरमैन खान साहब हैं वो इस हवाले से कन्विंस्ड हों कि इस ऑप्शन के अलावा और कोई चारा नहीं है उनके पास। सही। हारिस साहब, कोई रास्ता है पीटीआई के पास मुफाहमत के अलावा? देखिए, पीटीआई के पास स्टेट पावर अगर करेंगे तो ये और बॉकडाउन होते जाएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर, इतना ही सफर कर चुके हैं। दे शुड अंडरस्टैंड कि वो जो मौका था 24-26 नवंबर का, वो उन्होंने खो दिया। उस वक्त भी ये इनको मना किया गया था, बुशरा बीबी को छोड़ा गया था जस्ट टू से कि ये कैसे बिहेव करते हैं। और आई थॉट, मेरा अपना अंदाजा हो सकता है कुछ अर्से के बाद शायद कोई रिलीफ मिल जाता है बानी पीटीआई को, लेकिन उन्होंने इस तरीके से अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी कि वो रही से कसर निकाल दी। और आप अगर करेंगे तो बिल्कुल ही और ज्यादा डाउन हो जाएंगे। बेहतर ये है कि आप इसको पॉलिटिकल मीन्स यूज करें। यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी, आप असेंबली में को फॉल करें, आप अपने केसेस को लड़ें, आप डायलॉग करें हुकूमती पार्टी के साथ, आप उनसे बैठ के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनलाइज करें। जब टेबल में बैठते हैं तो यू फाइंड अस कहीं ना कहीं कोई हल निकल आता है। हाँ। लेकिन अगर आप ट्रोलिंग भी करेंगे, आप फौज को बुरा भला भी करेंगे, एस्टैब्लिश को बुरा भला करेंगे, आप मुझे ये बताइए इससे बेनिफिशियरी कौन है? मेरे दोनों स्पीकर जो हैं, दोनों वो ये बात करेंगे, इसका बेनिफिशियरी इट्स ओनली पीपल पार्टी एंड PMLN। उनको तो मजे लगे हुए हैं कि आप फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, फौज को नाराज कर रहे हैं और वो अपने हुकूमत एंजॉय कर रही है। द मोर योर डिस्टेंस बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड PTI, the ruling party is having the relic time, they are having a good, they have a joy ride। इनको ये बात समझ ही नहीं आती है।
मैं तो हैरान हूँ कौन सी पॉलिटिक्स ये करते हैं। इनसे मैं आई एम श्योर कि 50% के वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि वानी पीटी शुड बी आउट ऑफ द परचेज। ये वांट के दुकान चमक रही है, 2-2 मस्जिद की ईंट बनाई हुई सब ने, 3-4 ग्रुपों ने, वो मजे कर रहे हैं, ये अंदर बैठे हुए हैं और वहाँ उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उसको करते हैं। अगर ये आप जिस तरीके से या कल आज सोशल मीडिया पे ये वीडियो डाली गई है, अगर इनमें अकल होती तो फौरन माजरत आती, इजहार ख्याल करते जी नहीं गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम इसको कंडेम करते हैं। किसी ने इसका मतलब यू एग्री, दैट मीन कि आपने जो उसने किया। तो ये चीजें आप मुझे बताइए कि ये कहाँ लेके जा रही हैं। द मोर यू हैव अ डिस्टेंस बिटवीन द एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई, द मोर एंजॉयमेंट इज फॉर द गवर्नमेंट पार्टी। और वो मदे थे उनको मिनिस्ट्री बोलते हैं, ऐसी कर रहे हैं और आप बैठ के जेल की हवाएं खाते रहे, मजे करते रहे, दैट्स एंड ऑफ इट। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। ज़मीर साहब, पीटीआई के पास क्या रास्ता बचता है? और हुकूमत से तो बातचीत वो तो एक पॉइंट है, लेकिन अंदरूनी जो उनके इख्तिलाफात हैं उसको ठीक करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, वो अंदरूनी इख्तिलाफात तो ऑब्वियसली एक रेस लगी हुई है कि जी आई एम मोर इम्पोर्टेंट, ही इज लेस इम्पोर्टेंट, उसकी वजह से चल रहा है कि जी क्या सुहेल अफरीदी लीड करेगा। वो कहता है कि माइंडसेट ये है कि जी अब एहतजाज के अलावा और ऑप्शन नहीं है, आप पहले करके देख लें। बात ये है कि आपको मालूम है अभी जो आखिरी जिस दिन सजाएं हुई हैं, जिस दिन शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल आउट किया गया, उसी दिन 5 लोगों का खत सामने आया जेल से, लाहौर जेल से, कि जी मुज़ाकरात करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप जो है दोनों लीडर्स को भी कहा, महमूद खान अचकज़ई साहब को भी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को भी उस खत में एड्रेस किया गया कि जी आप कोई दरमियानी रास्ता निकालें और मुज़ाकरात की तरफ चलें, क्योंकि मुज़ाकरात ही अल्टीमेट हल है। अब ये वो 5 लोग जो हैं उनमें से 4 को सजाएं हो गई, 1 को बेल हुई, और इन्हीं का 5 लोगों का खत अगर आपको याद हो तो इसी साल मेरे ख्याल में जून या जुलाई में एक पहले भी खत आया था और उसमें भी यही कहा गया था। उस वक्त भी नहीं सुनी गई उनकी बात। बात बड़ी सिंपल सी है कि देखें, आपको अगर एहतजाज करना है तो आप अपनी बातों के जरिए पार्लियामेंट में जाके एहतजाज करें। पार्लियामेंट सुप्रीम है, उससे ऊपर सुप्रीम आइन है, आइन के बाद पार्लियामेंट सुप्रीम है, और आप लोग तो लड़ते रहे हैं सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर। तो आप उसको, उस फोरम को इस्तेमाल करें, वहां जाके आप अपना बताएं, लोग मतलब बोलें, तकरीरें करें कि जी ये जुल्म हो रहा है, ये बात हो रही है। लेकिन आप स्ट्रीट की तरफ अगर आएंगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए कि वर्कर भी अब एग्जॉस्ट हो चुका। अब कहते हैं सुहेल अफरीदी के जी आप अगर मैं कॉल दूंगा तो वो सिर्फ केपी नहीं, आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। भाई ठीक है, आपकी पॉपुलैरिटी है, आप अगर बुला सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको उसका फायदा कोई नहीं होगा। तो ये आप अपना एक एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, जब आपको एहसन तरीके से सीनियर लीडर्स मौजूद हैं। जब तक शाह महमूद कुरैशी साहब बाकायदा तौर पर अगर बाहर नहीं आते, पहले तो ये है कि वो आएंगे तो क्या उनको ये लोग जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये स्पेस देंगे कि उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल उनको दिया जाए, या फिर वो खुद भी इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे, ये एक आने वाले दिनों की बात है। जिसका नाम भी जिनका दिया जा रहा है उस पर तो कम से कम बात की जा सकती है, और इनको चाहिए कि फौरी तौर पर टेबल पे जाएं। ठीक है, हमारे मेहमानों का शुक्रिया आज इस शो को ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ऑपोजिशन अलायंस किस करवट बैठेगा, आने वाला वक्त बताएगा। मुझे दें इस शो से इजाजत, अल्लाह हाफिज।